Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल में ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, बाइनरी सिस्टम। एक दफ़ा इस यूनिट का इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद इस यूनिट की समरी की तरफ मूव करेंगे। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस ओनली कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। द नंबर सिस्टम दैट ओनली कंटेन्स वंस एंड जीरोस is called binary number system. The usage of a computer includes internet surfing, playing games, watching movies, making documents, etc. How are all such activities converted to ones and zeros? This is discussed in this unit with respect to binary conversion and storage of binary values इन कंप्यूटर मेमोरी। अजीज तलबा, बाइनरी सिस्टम जो कि 0 और 1 पर मुश्तमिल होता है, ये बेसिकली कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज सिस्टम है जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर किस तरह से हम तक इंटरनेट सर्फिंग या प्लेइंग गेम्स या वॉचिंग मूवीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हम लोग इस चैप्टर में बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हमारा दिया हुआ डाटा कंप्यूटर 0-1 में कन्वर्ट करके अपने सर्किट्स या अपनी मेमोरी डिवाइसेस के अंदर स्टोर करता है या मूव करवाता है, और फिर उन्हीं 0 और 1s को किस तरह से हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के तौर पर जो हमें समझ आ सकती है उसमें कन्वर्ट करता है। आज अजीज तलबा, इस यूनिट का आखिरी लेक्चर है जिसमें हम इस सारे यूनिट की समरी को डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट में हमने कौन कौन से मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे। जी, तो सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ जीरोस एंड वंस। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। अजीज तलबा, जैसा कि अभी मैंने बताया है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और ये बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1s पर मुश्तमिल है। हमने इस चैप्टर में बड़ा डिटेल के साथ पढ़ा था किस तरह ह्यूमन लैंग्वेज के जितने भी करैक्टर्स हैं उनका इक्विवेलेंट आस्की कोड, और उस आस्की कोड को कंप्यूटर किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करता है। मीन्स जब हम कीबोर्ड से किसी भी बटन को प्रेस करते हैं, हमें वो नजर आ रहा होता है कि वो G है या P है या R है, लेकिन जब हम उसको प्रेस करते हैं तो बैक एंड पे जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, यानी कि आस्की कोड है, वो प्रेस होता है। बेसिकली हमने A को प्रेस किया तो 65 नंबर जनरेट होगा और कंप्यूटर उस 65 को कन्वर्ट करेगा अपनी लैंग्वेज में, यानी कि 0-1 में। और फिर जब हमें स्क्रीन के ऊपर A देखना मकसूद होता है तो कंप्यूटर उस बाइनरी कोड को 65 में कन्वर्ट करता है, और 65 हमें A डिस्प्ले के तौर पर नजर आता है। आज की समरी का सेकंड पॉइंट है डेसिमल नंबर सिस्टम हैज 10 as it used 10 digits from 0 to 9। दूसरा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। अजीज तलबा, ये वो नंबर सिस्टम है जो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा जितना भी मैथ है वो सारे का सारा इसी नंबर सिस्टम पे बेस कर रहा है, और इसी नंबर सिस्टम की मदद से हम लोग मल्टीपल नंबर सिस्टम्स बनाते हैं। मैंने अभी जो मिसाल दी थी 65 की, तो 6 और 5 दो अलहदा से नंबर हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम में मौजूद हैं, जो 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट्स मौजूद हैं। तो हम लोग
जो अंडरस्टैंड करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, और जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब इसी तरह से एक और नंबर सिस्टम है जिसे हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज टोटल 16 नंबर्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक तो हो गया टोटल 10। उसके बाद कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और कैपिटल एफ, ये 6 डिजिट्स के तौर पर इस्तेमाल होगा इसके अंदर। तो टोटल 16 नंबर्स बन जाएंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम के। हेक्साडेसिमल सिस्टम बेसिकली 16 बेस्ड नंबर सिस्टम है। तो ये 3 नंबर सिस्टम है जो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इन तीनों नंबर सिस्टम्स का अलहदा अलहदा से हम लोग कन्वर्जन सिस्टम और फिर उनको दोबारा बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से हेक्सा में या हेक्सा से बाइनरी में, ये सारी कन्वर्जन हम लोग सीख चुके हैं। फोर्थ पॉइंट है इस चैप्टर का, कंप्यूटर मेमोरी इज अ फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पररी और परमानेंटली। कंप्यूटर मेमोरी ऐसी फिजिकल डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। अब वो डाटा टेम्परेरीली स्टोर करें या परमानेंटली स्टोर करें, दोनों पर्पसेस के लिए हमारी मेमोरी इस्तेमाल होती है। टेम्परेरी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर रहने की गुंजाइश नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ रास्ता देने वाली मेमोरी है कि वक्ती तौर पर डाटा इसमें जाता है परमानेंट मेमोरीज की तरफ जाने के लिए। मिसाल के तौर पर रैम कंप्यूटर के अंदर ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डाटा टेम्परेरीली स्टोर होता है, क्योंकि रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि जो एक्सेस मेमोरी पीछे से आ रही है उसको रैंडम कर देता है, तरतीब से कर देता है आगे किसी मेमोरी के अंदर जाने के लिए। अब मिसाल के तौर पर हमने फ्लैश के अंदर से अपनी हार्ड डिस्क में डाटा कॉपी करना है, तो हमारी फ्लैश से डाटा हार्ड डिस्क तक जाने के लिए रैम में पहले जाएगा। रैम उसको रैंडम करेगी और आगे जिस लोकेशन पर लेके जाना है हार्ड डिस्क के अंदर उसको रास्ता देगी और वो वहां तक डाटा मूव करेगा फ्लैश से। तो ये रैम या टेम्परेरी या वोलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, कंप्यूटर के सिस्टम बॉक्स के अंदर लगी होती है। और परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें परमानेंटली डाटा स्टोर होता है। हम कंप्यूटर की वोल्टेज को या सप्लाई को या बिजली को बंद भी कर दें तो उसके अंदर डाटा महफूज रहता है, जैसे कि हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। हम लोग फ्लैश के अंदर भी डाटा स्टोर करते हैं जिसे हम लोग यूएसबी डिवाइस बोलते हैं, या मेमोरी कार्ड के अंदर भी डाटा स्टोर करते हैं, उसमें भी परमानेंटली स्टोर होता है। लेकिन जो ज्यादा ऑथेंटिक कंप्यूटर के अंदर और परमानेंटली कंप्यूटर के अंदर ही लगी होती है उसे हम लोग हार्ड डिस्क कहते हैं। तो हार्ड डिस्क हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस और रैम हमारी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस, दोनों के दोनों इंटरनल मेमोरीज हैं जो सिस्टम बॉक्स के अंदर लगी होती है। अजीज तलबा, नेक्स्ट पॉइंट है अ डिवाइस which holds the data as long as it has power supply connected to it and loses the memory when there is no power supply connected to it is called volatile memory और temporary memory। ये जो अभी मैंने आपको डिटेल बताई है कि ऐसी मेमोरी जो पावर जाने पर या पावर के डिस्कनेक्ट होने पर अपने अंदर से मेमोरी को खत्म कर दे, लॉस कर दे, उसे हम लोग वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं या टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। जब तक कंप्यूटर में पावर मौजूद है, जब तक कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तब तक उसके अंदर डाटा स्टोर रहेगा। जैसे ही पावर खत्म होगी, इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगी, उसके अंदर से डाटा खत्म हो जाएगा। इसकी मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई थी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। और
a device which can hold data even if it is not connected to any power source is called non-volatile memory or permanent memory। ये अजीज तलबा वही जो भी मैंने आपको डिटेल बताई है इसकी डेफिनेशन है नॉन वोलेटाइल मेमोरी की या परमानेंट मेमोरी की। ऐसी मेमोरी जो पावर कनेक्ट हो या ना हो परमानेंटली स्टोर रहती है। हम कंप्यूटर को शट डाउन कर दें, कंप्यूटर की पावर ऑफ कर दें, बंद करके चले जाएं, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद जब दोबारा उसको ऑन करेंगे, दोबारा कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वो मेमोरी मौजूद रहेगी। हार्ड डिस्क के अंदर ये कैपेसिटी है जो अपने अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर रखती है। इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। इसके अलावा मेमोरी कार्ड और फ्लैश डिवाइस सीडी इन सब के अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, तो इनको हम लोग नॉन वोलेटाइल या परमानेंट मेमोरी कहते हैं। अजीज तलबा ये बात ज़हन में रखें कि ये जितने पॉइंट्स हैं ये बेसिकली सारे के सारे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हम इन सब को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर करेंगे, इसलिए इस चैप्टर के जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया गया, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस किए गए। अब हमारी जितनी भी डेफिनेशंस हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स की हम उनको डिस्कस कर रहे हैं और वो डेफिनेशंस ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है अ स्टोरेज डिवाइस इज अ हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा। ये बड़ी सीधी सी बात है कि जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं हमारी वो हार्डवेयर है। हम उनको फिजिकली महसूस कर सकते हैं, हाथ लगा के टच करके महसूस कर सकते हैं, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो हार्डवेयर उन्हीं को बोलते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। इन सब डिवाइसेस को हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं और इन डिवाइसेस का काम क्या है? बेसिकली ये डाटा को स्टोर करती हैं, डाटा को पोर्टिंग करती हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, एक्सट्रैक्टिंग करती है मींस के हमारा जो डाटा बाइनरी फॉर्म में मौजूद है उसको हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिस्प्ले पे देते हैं। तो ये स्टोरेज डिवाइसेस जिन्हें हम लोग हार्डवेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बूलियन स्टेट्स आइदर कैन बी ट्रू और फॉल्स। बूलियन अलजेब्रा को हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया। जॉर्ज बुल जो कि एक मैथमेटिशियन था उसने बूलियन अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करवाया बेसिकली क्योंकि हमारा कंप्यूटर 0 और 1 पे बेस कर रहा है। 0 कंसिडर किया जाता है फॉल्स और 1 कंसिडर किया जाता है ट्रू। तो बूलियन अलजेब्रा ट्रू और फॉल्स के ऊपर मींस के 0 और 1 के ऊपर बेस कर रहा है। जितने भी हमारे सर्किट्स हैं, जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे, अब बड़ी सिंपल सी बात है, हमारा माउस नहीं चल रहा है, माउस फॉल्स है, 0 है, ऑफ है। माउस चल रहा है, माउस 1 है, ट्रू है, ऑन है। तो ये एक सिंपल सी लॉजिक है, ये थ्योरी है बूलियन अलजेब्रा की। तो बूलियन अलजेब्रा सारे का सारा ट्रू और फॉल्स पे बेस करता है। किस तरह से ट्रू और फॉल्स पे बेस करता है? हमने इसके लिए ट्रुथ टेबल भी देखे, इसके लिए बूलियन लॉज भी देखे, इसकी हमने मुख्तलिफ किस्म के बूलियन ऑपरेटर्स भी देखे और उन सब के अंदर इसकी एक प्रॉपर लॉजिक भी देखी। बूलियन अलजेब्रा के बाद है ट्रुथ टेबल। अ ट्रुथ टेबल इज यूज्ड टू शो whether the statement is true or false। अब देखें हमने तमाम लॉज के ट्रुथ टेबल बनाए, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के ट्रुथ टेबल बनाए। उन ट्रुथ टेबल में ऑल पॉसिबल वैल्यूज हमने रखी। अगर 2 वेरिएबल हैं तो 4 वैल्यू एक वेरिएबल की और 4 वैल्यू दूसरे वेरिएबल की, और अगर वेरिएबल 3 है तो उनकी पॉसिबल वैल्यूज बन जाती हैं 8 8 8, यानी कि ए की भी 8, पहले 4 फॉल्स फिर 4 ट्रू, फिर बी की भी 8, पहले 2 फॉल्स फिर 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स और फिर 2 ट्रू, ये 8 टोटल बन जाते हैं। और इसी तरह से सी फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, वो टोटल 8 बन जाएंगे। तो वो ट्रूथ टेबल के अंदर हमने इनको यूटिलाइज किया। तो ये डेफिनेशन बनती है ट्रूथ टेबल की। अ ट्रूथ टेबल इज यूज्ड टू शो वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है
व्हाट इज ट्रुथ टेबल, और इसका आंसर ये बनेगा अ ट्रुथ टेबल इज यूज्ड टू शो वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जी नेक्स्ट है लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। आज की समरी का ये आखिरी और मेन टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी हमारे एग्जाम्स में आता है, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ना आए तो जितने भी लॉज हैं उनमें से एक एक लॉज शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाजमी आता है। ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ना आए तो फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो जो हमारे लॉज हैं उनको अगर हम वन बाय वन देखें तो पहला था एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ की डेफिनेशन क्या है या इसके दो मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। बेसिकली आप बच्चों जहन में रखें कि पहले वाले का दूसरा जो बी पार्ट है वो उलट होता है ऑपरेटर्स के लिहाज से। मींस ए है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मीन्स कि हम ए और बी को दोनों को प्लस करके जो आंसर आए उसे हम सी के साथ प्लस करें, और इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का जो भी आंसर आएगा वो इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट होगा। मीन्स कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्विवेलेंट होगी राइट हैंड साइड की। अब इसी तरह से ए डॉट बी डॉट सी, यानी कि ए और बी दोनों को एंड करें और जो आंसर आए उसे सी के साथ एंड करें, वो इक्विवेलेंट होगा बी एंड सी के आंसर को अगर ए के साथ एंड किया जाए। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको बड़ा डिटेल से पढ़ा था। एक दफा मैं फिर आपको एसोसिएटिव लॉ की तरफ लेके चलता हूं। ये देखें अजीज तलबा, एसोसिएटिव लॉ की डेफिनेशन थी, दिस लॉ इज फॉर several variables. According to this law, there is no change in the results if a grouping of expression is changed. This law is quite same in case of and operators. ये देखें, हमने जो पहले वाला और दूसरे वाला लॉ अभी जो देखा है, और इनका अगर ट्रुथ टेबल देखा जाए तो ट्रुथ टेबल में हमने ये देखे, पहले ए और बी को प्लस किया, ये वाला ए और बी, और फिर बी और सी को प्लस किया, ये वाला बी और सी, फिर ए और बी को प्लस कर दिया सी के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आया था, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और राइट हैंड साइड के लिए ये आया था। ये था हमारा एसोसिएटिव लॉ, जिसको हमने बड़ी डिटेल से प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया था। और इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है, ये इसका बी पार्ट था जिसे हमने एंड ऑपरेटर के साथ अप्लाई किया था, कि हमने इसमें एंड इस जहां जहां पे और लगा हुआ ऑपरेटर यानी कि प्लस लगा हुआ है, वहीं वहीं पे हमने एंड लगाया हुआ। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये इसकी राइट हैंड साइड है, दोनों इक्विवेलेंट है। ये था एसोसिएटिव लॉ। अब नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इंतहाई आसान है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मीन्स कि अगर हम ए को प्लस करें बी के साथ तो वो इक्वलेंट होगा बी प्लस ए, यानी कि 1 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1। अगर ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास 0 है तो फिर यहाँ पे ये उलट हो जाएगा। ये बड़ी ही सिंपल लॉजिक है कि 4 प्लस 3 कर लें या 3 प्लस 4 कर लें, आंसर सेम आएगा। हमारे मैथ में भी ये कम्यूटेटिव लॉ इसी तरह से इस्तेमाल होता है, तो बूलियन अलजेब्रा के अंदर कम्यूटेटिव लॉ भी सेम इसी तरह से ही इस्तेमाल होगा। और अगर हम ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, दोनों ही इक्विवेलेंट होंगे। तो थर्ड हमारा लॉ है, इंतहाई आसान लॉ है लेकिन करने में थोड़ा सा लेंथी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली 3 वेरिएबल्स का लॉ है। इसके अंदर अगर हम b प्लस सी करके जो भी आंसर आए उसको अगर एंड करें a के साथ तो वो इक्विवेलेंट होगा a एंड b प्लस a एंड c के। और इसका b पार्ट जहां जहां पे डॉट है वहां वहां पे उलट हो जाएगा प्लस। ये देखिए यहां प्लस है, ये डॉट, इधर डॉट है, ये प्लस, यहां पे प्लस है, ये डॉट,
और यहाँ पे डॉट है तो ये प्लस। ये हो गया अजीज तलबा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद आखिरी लॉ था हमारे पास आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ इंतहाई आसान लॉ था। ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि अगर हमने किसी वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन करनी हो कि वो 0 है या 1 है, मींस के ट्रू है या फॉल्स है, तो हम अगर और करें या प्लस करें 0 के साथ किसी भी वेरिएबल को, जो आंसर आएगा वो उस वेरिएबल की वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा। अगर a ट्रू है तो इसको हम लोग फॉल्स करें प्लस, तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। और अगर हम लोग एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करें तो फिर 1 के साथ इसको एंड करेंगे। अगर ये 0 हुआ तो एंड 1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर का ये खासा है कि अगर एक भी 0 आ जाए तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर सारे के सारे 1 होंगे तो आंसर 1 होगा। तो अगर a भी 1 हो और इसको डॉट किया जाए 1 के साथ तो आंसर a के इक्विवेलेंट आएगा, यानी कि 1 आएगा। और अगर a 0 है और इसको डॉट कर दिया जाए 1 के साथ तो आंसर 0 ही आएगा। ये था हमारा आइडेंटिटी लॉ। ये टोटल 4 लॉज हमने बूलियन अलजबरा के अंदर अजीज तलबा डिस्कस किए थे। इनके हमने ट्रुथ टेबल भी बनाए, इनको हमने वेरीफाई भी किया और वेरीफाई करके हमने अपनी असाइनमेंट बुक्स के ऊपर भी लिखा। आप लोग अगर इसको एक एक लॉ को देखें तो ये एक एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर तकरीबन हर दफा बूलियन अलजबरा के लॉज के बारे में एक शॉर्ट या एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। अजीज तलबा, हमने होमवर्क के तौर पर इस चैप्टर को, इसकी जो समरी है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लेना है। जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तकरीबन 14 के करीब पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। इन तमाम 14 शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट बुक के ऊपर लिखना है और ये जहन में रखें कि दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों का जिस वक्त एग्जाम होगा बोर्ड का, तो आप लोगों को ये जहन में रखना होगा कि ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? बूलियन अलजबरा का। और ये वाला चैप्टर भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी वेटेज भी सबसे ज़्यादा है। और कंप्यूटर साइंस 9th क्लास में प्रीवियस जो पेपर्स हो चुके हैं उनमें इस चैप्टर के अंदर से वेटेज के तौर पर ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आते थे। एमसीक्यूज भी ज़्यादा आते थे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते थे और लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी इस चैप्टर में से आते हैं। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर डिवाइड करके हमने इस चैप्टर को अंडरस्टैंड किया। फिर भी अगर आप लोगों को किसी लेक्चर की, किसी पॉइंट की या इस पूरे चैप्टर में किसी एक जगह पे भी आपको समझ ना आई हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और मैं आपको इंशाअल्लाह ताला डिटेल से वो पॉइंट या वो टॉपिक दोबारा समझा दूँगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी यूनिट की एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। आप लोग इन दोनों चैप्टर्स को, पहला और दूसरा, दोनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अपने आप को असेस कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना अंडरस्टैंड किया है। मेरे से आप लोग राब्ते में रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला आई विल गिव यू फुल रिस्पॉन्स। उम्मीद है आप लोग महफूज होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमेशा आप लोग सेहतमंद रहें, महफूज रहें, अपने घर में रहें। आजकल गर्मी का मौसम है और साथ में ये जो वबा आई हुई है, इसकी वजह से आप लोगों से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।